ट्रक चालकों ने 2 दिन में अपनी बात इस देश में मनवा ली। नए अमेंडमेंट में उनको जो 10 साल की सजा थी वो रोक दी गई, लेकिन हम अधिवक्ता इतनी बड़ी संख्या में मुखर होते हुए भी, प्रबुद्ध होते हुए भी अपनी बात नहीं मनवा पा रहे। लेकिन फिर आपने बात वही छेड़ दी, इस पर लोग मुझे भाजपा की पार्टी विरोधी बताएंगे और इस पर लोग मुझे राजद्रोही बताएंगे। सन 14 की बात है, 2014 की, हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। महात्मा मंदिर एक बड़ा अच्छा ऑडिटोरियम है गुजरात में, गांधीनगर में, वहां हिंदुस्तान के सारे वकील बुलाए गए, बार काउंसिल के सदस्य भी बुलाए गए, सिर्फ वकीलों की सभा थी, बहुत बड़ी सभा थी। और हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े उत्साहित होकर कहा कि जब हमारे और भाजपा के अच्छे दिन आएंगे तो वकीलों के भी अच्छे दिन आएंगे। मैं बार बार उस नारे को याद दिलाता हूं, उस आवाज को याद दिलाता हूं, हे प्रधानमंत्री जी, आपके तो अच्छे दिन तीसरी बार आ गए, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। श्रीनाथ त्रिपाठी जी जिस तरह से बेबाकी से बात रखते हैं, क्या लोगों को पसंद नहीं आता? उसका भी लोग पनिशमेंट देने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब आपने बोला था उस पर हटाने का काम किया गया। क्या लग रहा है? ये सही है कि बीएनएसएस का और एडवोकेट अमेंडमेंट का विरोध करने के नाते और मुखर विरोध के नाते मैंने एक भाषण दिया था इलाहाबाद में, जहां 22 हाईकोर्ट के अध्यक्ष महामंत्री उपस्थित थे। उस विरोध के नाते तंत्र को यह बात अच्छी नहीं लगी और तंत्र ने हमारे यहां लाभान्वित लोगों को अप्रोच किया। मैंने अभी आपसे कहा कि लाभान्वित लोग और सत्ता से जुड़े लोग काफी होते हैं। हम लोग सत्ता के विरोधी नहीं है, सत्ता के पक्षधर नहीं है, हम वकील के पक्षधर हैं। और तंत्र ने मुझे निकाल दिया। अधिवक्ता कल्याण की आपने एक बात कही कि फर्जी सरकारी आदेश आया है, ऐसा कुछ आपने कहा है, क्या है पूरा? मैंने ये कहा कि ये सरकारी आश्वासन मिलते रहते हैं, लेकिन सरकारी आश्वासन कभी जमीनी तौर पर नहीं लागू होते। वो एक तरह से फर्जी आश्वासन हुआ। जैसे रविशंकर जी ने इंश्योरेंस स्कीम की घोषणा तब की थी कि विचार चल रहा है, वो विचार फिर हमारे नए लॉ मिनिस्टर ने घोषणा कर दी। तो हर 6 महीने के बाद आप एक घोषणा करते हो। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का 16 जनवरी से मतदान किया जाना है। 333 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे वरिष्ठ प्रत्याशियों की बात की जाए तो श्रीनाथ त्रिपाठी जी हैं, जो बेबाकी से अधिवक्ताओं के हित के लिए बात रखते हैं। हम बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, क्योंकि लगातार 2 बार वो जीत चुके हैं, तीसरी बार प्रत्याशी है। सर, क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? देखिए, भाजपा का वो मतदान मैंने भी किया है और सब लोग भी करें ना करें उनकी इच्छा। बातें जब उठती हैं तो किसका क्या रोल है यही उठाया जाता है। विगत कार्यकाल में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष रहा और वो संघर्ष विभिन्न मुद्दों पर रहा। उसमें शुरुआत में मुद्दा आया आईपीसी और बीएनएसएस का, फिर मुद्दा आया एडवोकेट अमेंडमेंट का, फिर और मुद्दे आए। यूपी गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में लिख के दिया कि हमारे पास अधिवक्ता कल्याण के टिकट के 4 अरब से अधिक रुपए हैं। फिर हमारी योजनाएं लागू न होने का। तो बातें जब उठेंगी तो जिसकी जिम्मेदारी होगी उसकी जिम्मेदारी पर चर्चा होगी। इसलिए कोई यह न समझे कि मैं भाजपा विरोधी हूं और किसी अन्य पार्टी का समर्थक हूं। मैं एक पैसे का भी सदस्य किसी पार्टी का नहीं हूं, सिर्फ बार एसोसिएशन का सदस्य हूं, बार काउंसिल का सदस्य हूं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य हूं। और यहां तक मुझे अधिवक्ताओं ने पहुंचाया है, किसी राजनीतिक दल ने मुझे नहीं पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश का आम अधिवक्ता यहां तक मुझे लेके आया है। तो मेरी सारी जिम्मेदारी उस अधिवक्ता के कल्याण की है। मुझे न सरकारी वकील बनना है, न जज बनना है, न कभी इच्छा रही है। सेशन कोर्ट का लॉयर हूं, वाराणसी सेशन कोर्ट में वकालत करता हूं और ठीक ठाक जीने खाने भर की वकालत कर लेता हूं। अब रह गया जिस समाज ने यहां तक पहुंचाया, उसकी बात को भी अगर बेबाकी से हम शासन स्तर पर और न्यायपालिका में उठा न सकें तो हम अक्षम ही कहे जाएंगे। और इस बेबाकी को कोई अगर पार्टी से जोड़ता है तो ये दुखद है।
किसी राजनीतिक दल से जोड़ने की जरूरत नहीं। वकील का धर्म ही है कि जिसकी फाइल और पैसा सुबह पकड़े वो शाम तक उसी का गाए। ये हमारा धर्म है। वो किसी शूद्र है, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, हरिजन है, वह मुस्लिम है, इससे हमारा कोई मतलब सरोकार नहीं होता। उसकी पत्रावली होती है, उसका धन होता है जो हम प्राप्त करते हैं फीस के रूप में, और उसी का गाते रहते हैं दिन भर, उसका पक्ष गाते रहते हैं। उसके पक्ष से इतर गाना ही हमारे लिए अपराध है, मिसकंडक्ट है। ऐसी स्थिति में जो अब तक कार्य हुए हैं वो हम शून्य से उठकर कुछ दूरी तय कर पाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछली सरकारें कुछ वकीलों का लिहाज करती थी, अदब करती थी। वर्तमान सरकार वो केंद्र की हो या राज्य की हो, वकीलों के नामोच्चारणों से भी परहेज करती है। मैंने कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को वकीलों की इस दशा दुर्दशा पर चर्चा करते नहीं सुना। आप ये जान लें कि वकील का एक बड़ा तबका आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है और एक लंबी लड़ाई के बाद वो एक आर्थिक स्तर प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में उनकी चर्चा हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। आज भी हम खुले आसमान में बैठते हैं, आज भी हमारे बैठने की सुविधा नहीं, शौच की सुविधा नहीं, आज भी न्यायालय परिसर में तमाम विसंगतियां हैं। क्यों है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये शासन तंत्र है। हमारे बीच से ही न्यायपालिका में गए हुए बड़े बड़े अधिकारीगण हैं जो इसका संज्ञान नहीं ले पाते। हम इसका दर्द किससे कहें? और इस दर्द को अगर वो जोर से कह पाते हैं, इसको कोई शासन के विरोध में माने तो मान ले, कोई राजद्रोह माने तो मान ले, लेकिन हमारा सिर्फ मतलब यह है कि वकील आज स्वतंत्रता के इतने लंबे समय के बाद भी एक अजीब स्थिति में पड़ा हुआ है। कोई सुरक्षा सामाजिक नहीं है, कोई चिकित्सकीय सुविधा नहीं है, आर्थिक सुविधा से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में जो लोक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है, उनका धर्म है कि ऐसी संस्थाओं के प्रति ध्यान दे और अधिवक्ताओं के प्रति चिंतित हो। अब रह गई चुनाव की बात। मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य हूं, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का सदस्य हूं। अगर मैं चुनाव में हूं तो जो बाकी बचे मुद्दे हुए हैं, हमारी योजनाएं लागू नहीं हो रही हैं, हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अधूरा पड़ा हुआ है, इसकी चर्चा न करें तो फिर करें क्या? वो वकील जो उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, वो प्रत्याशी जो दौरा करते हुए विभिन्न प्रकार की बातें सिखा रहे हैं, वो यह 3 बातें ही नहीं करा पा रहे हैं कि नौजवान अधिवक्ताओं के लिए भत्ता मिले, वृद्ध अधिवक्ताओं के लिए पेंशन मिले और हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। अगर इन 3 बातों पर इस चुनाव के अवसर पर भी हम उसको जोर से उठा नहीं पाएंगे तो बाकी बाद में कौन पूछने वाला है? इसको आप पार्टी से जोड़िए, लोकतंत्र से जोड़िए, किसी दल से जोड़िए, आप जोड़ते रहिए, लेकिन मैं तो किसी पार्टी का अदना सदस्य भी नहीं हूं। आपका एक पिछला भाषण था, आप सब अधिवक्ताओं को संबोधन करते हो कि अधिवक्ता भी बढ़ गए हैं, पार्टीवाद हो गए, कोई कांग्रेस का हो गया, कोई बीजेपी का हो गया, कोई राज्यसभा सांसद के लिए हो रहा है, तो इसके लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ट्रक चालकों ने 2 दिन में अपनी बात इस देश में मनवा ली। नए अमेंडमेंट में उनको जो 10 साल की सजा थी वो रोक दी गई, लेकिन हम अधिवक्ता इतनी बड़ी संख्या में मुखर होते हुए भी, प्रबुद्ध होते हुए भी अपनी बात नहीं मनवा पा रहे। और वह बात नहीं मनवा पा रहे, हमको शासन से कोई अलग से उनकी धनराशि नहीं चाहिए। जो हमारे टिकट का पैसा है उसी से योजनाएं लागू होनी है, वो भी हम नहीं करा पा रहे। अपने प्रोटेक्शन एक्ट को लागू नहीं करा पा रहे, तो निश्चित रूप से हम अधिवक्ता एकमत नहीं है। देखिए, अधिवक्ताओं से कोई डर नहीं है, अधिवक्ताओं की एकता से डर पैदा होता था। वो इसलिए टूट गया है कि हम धर्म में, समाज में, जाति में टूट गए। हम बहुतेरे लोग निजी स्वार्थ में सत्ता से जुड़ गए हैं, बहुतेरे लोग निजी स्वार्थ में शासन से जुड़ गए हैं, पार्टियों से जुड़ गए हैं, बहुतेरे लोग जाति के आधार पर टूट गए हैं। इस कमजोरी का लाभ ये तंत्र उठाया करते हैं। शासन तंत्र अगर जिस दिन इसको एहसास होगा कि अधिवक्ता एकजुट हो गए हैं और वो शासन तंत्र के खिलाफ भी मतदान कर सकते हैं, मुझे लगता है कि ये सारी बातें एक ही दिन में तय हो जाएंगी। लेकिन वो तय नहीं हो सकती हमारी एकजुटता के बिना। हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं।
आज हम चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, 333 लोग हैं, पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। आप ये जान लीजिए कि उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो परिवार और पिता के नाम पर जीतेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो संस्थाओं के नाम पर जीतेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो तंत्र के सपोर्ट से जीतेंगे। तो आखिरकार जब वो ये सब जीत जाएंगे तो वकीलों की बात उठाएगा कौन? और बाद में वकील चिल्लाएगा कि हमारी बात नहीं उठाई जा रही। बाद में वकील बार काउंसिल को अनाप शनाप कहता है। आज उसका मौका है कि वो अपने बीच से संघर्षशील लोगों को ही चुने, सिर्फ संघर्ष वालों को चुने। तो इसका परिणाम ये होगा कि संघर्ष वाले अगर बहुमत में 25 में होंगे, अरे मैं तो एक ही सीट जीतूंगा, 24 तो और जीत के आएंगे, 24 की आवाज ही बहुमत की आवाज होगी। तो बहुमत अगर हमारा बार काउंसिल में नहीं रहा, बहुमत हमारा अधिवक्ता हित में नहीं रहा, तो निश्चित रूप से फिर वही होगा जो अब तक होता चला है। श्रीनाथ त्रिपाठी जी जिस तरह से बेबाकी से बात रखते हैं, क्या लोगों को पसंद नहीं आता? उसका भी लोग पनिशमेंट देने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब आपने बोला था तो उस पर भी आपको इलीगल तौर उस पर हटाने का काम किया गया। क्या लग रहा है? ये सही है कि बीएनएसएस का और एडवोकेट अमेंडमेंट का विरोध करने के नाते और मुखर विरोध के नाते मैंने एक भाषण दिया था इलाहाबाद में, जहां 22 हाईकोर्ट के अध्यक्ष महामंत्री उपस्थित थे। उस विरोध के नाते तंत्र को यह बात अच्छी नहीं लगी और तंत्र ने हमारे यहां लाभान्वित लोगों को अप्रोच किया। मैंने अभी आपसे कहा कि लाभान्वित लोग और सत्ता से जुड़े लोग काफी होते हैं। हम लोग सत्ता के विरोधी नहीं है, सत्ता के पक्षधर नहीं है, हम वकील के पक्षधर हैं। और तंत्र ने मुझे निकाल दिया, अनावश्यक रूप से विश्वास पास किया यूपी बार काउंसिल में, और उसको फिर ऊपर से जाकर के बीसीआई से मुझे हटाया गया। आप जानते हैं कि हाईकोर्ट में मैंने चैलेंज किया, कपिल सिब्बल जी ने मदद की और हाईकोर्ट से मैं बाहर हो गया, और बाद में बीसी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसे वापस भी ले लिया। ये सब क्यों भुगतना पड़ा? ये बलिदान क्यों देना पड़ा? ये परेशानी क्यों खड़ी करनी पड़ी? सिर्फ अधिवक्ता हित की बात को ऊपर उठाने के लिए। मैं यही तो कह रहा हूं कि तंत्र से लड़ने वाले, बलिदान देने वालों की ही जरूरत है। जो लड़ते रहे, भिड़ते रहे, तो शायद वकीलों की बात सुनी जाएगी, अन्यथा सत्ता से सट करके भी लोग वकीलों का फायदा नहीं करा पाए। आज वो अपना भला कर ले रहे हैं, अपने स्थान पा जा रहे हैं, लेकिन वकीलों का जिसको मांग करनी चाहिए अधिवक्ता हित की, जिसको मांग करनी चाहिए नौजवानों के भत्ते की, जिसको मांग करनी चाहिए ये वृद्धों के पेंशन की, जिसको मांग करनी चाहिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, वो मांग न छोड़ करके वो पीछे पीछे सरकार के पीछे घूम रहे हैं। आखिर सरकार से ही तो बात मांगी जाएगी, सरकार के ही पास तो फंड पड़ा हुआ है हमारा, हम किससे कहें? और इसको आप राजद्रोह और विरोध क्यों मानते हैं? ये तो वकीलों की आवाज मानिए, जिसको मुखरित करने के लिए हम चुने जाते हैं और चुने हैं। आज हम आह्वान करेंगे आपके माध्यम से कि मुझे तो चुने ही आप, 24 अन्य भी ऐसा चुने जो अधिवक्ता हित के लिए अपना व्यक्तिगत हित किनारे रख करके अधिवक्ता हित के लिए वो संघर्ष करें, लड़ें, तंत्र से लड़ें, व्यवस्था से लड़ें, जरूरत पड़े तो न्यायपालिका में आपकी आवाज ऊंची करें और ये परेशानी से वकील दूर हो, परेशानी से निजात पैदा हो। यही हमारा चुनाव का एजेंडा है। आवाज ऊंची करो, यही हमारा एजेंडा है। 2015 में एक प्रधानमंत्री जी को आपने लेटर लिखा था, अधिवक्ता 16 लाख अधिवक्ताओं के अच्छे दिन के इंतजार की बात की थी। क्या वो अच्छे दिन आ गए? जिस बात का जिक्र आपने किया था वो पूरे हो गए? देखें, फिर आपने बात वही छेड़ दी। इस पर लोग मुझे भाजपा की पार्टी विरोधी बताएंगे और इस पर लोग मुझे राजद्रोही बताएंगे। सन 14 की बात है, 2014 की। हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। महात्मा मंदिर एक बड़ा अच्छा ऑडिटोरियम है गुजरात में, गांधीनगर में। वहां हिंदुस्तान के सारे वकील बुलाए गए, बार काउंसिल के सदस्य भी बुलाए गए। सिर्फ वकीलों की सभा थी, बहुत बड़ी सभा थी। और हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े उत्साहित होकर कहा कि जब हमारे और भाजपा के अच्छे दिन आएंगे तो वकीलों के भी अच्छे दिन आएंगे। मैं बार बार उस नारे को याद दिलाता हूं, उस आवाज को याद दिलाता हूं, हे प्रधानमंत्री जी, आपके तो अच्छे दिन तीसरी बार आ गए, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? दुख इस बात का है कि हमारे वाराणसी से प्रधानमंत्री जी तीसरी बार सांसद चुने गए और आज तक उन्होंने बनारस के बारिस्तान की तरफ दौरा नहीं किया या बनारस के बारिस्तान के तमाम लोगों को बुलाकर कोई सभा या बैठक नहीं की। आज तक मुख्यमंत्री ने वकील शब्द का उच्चारण नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री महोदय आज तक किसी, जबकि हमारी एक वेलफेयर स्कीम, एक इंश्योरेंस की स्कीम केंद्र के स्तर पर लंबे समय से लंबित है,
रविशंकर जी जब लॉ मिनिस्टर थे तभी ये बात उठाई गई। आज तक हर 6 महीने बाद बात उठाई जाती है, ये पूरी नहीं की जाती। तो अपना दुख किससे व्यक्त करें? इसके लिए कोई राजद्रोही कहे, पार्टी विरोधी कहे, देशद्रोही कहे, जो चाहे सो कहे, लेकिन हम तो अधिवक्ता हित में इस बात को उठाते रहेंगे। जीवन के तीसरे चौथे सोपान में आकर के, जहां पर मुझे न सरकारी वकालत चाहिए न जज होना है, सिर्फ वकीलों के लिए संघर्ष करना है और वकालत करनी है, और इस संघर्ष का मौका वकीलों ने दिया है। आगे भी देंगे तो संघर्ष करेंगे, नहीं मौका देंगे वकालत करेंगे। लेकिन बार बार हम आह्वान करेंगे कि यह अवसर आना चाहिए कि अपने देश के प्रधानमंत्री से, अपने शहर के सांसद से हम ये बात उठा सके कि अधिवक्ता हित पर जो आपने वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करें। मुख्यमंत्री जी बनारस बहुत आते हैं, लेकिन वकीलों की सभा में जाने पसंद नहीं करते। बारिस्टर उनके सर्किट हाउस के बगल में है, कभी बारिस्टर में बुलाने पर भी नहीं आए। ये हमारे लिए दुख का विषय है। हम इसको चाहते हैं कि ये पूरा हो। जब वहां आएंगे वकीलों के दर्द से वाकिफ होंगे, शायद वकीलों की मांग स्वीकार की जा सके। वकील आयुष्मान में भी नहीं है। हम कहते हैं जो इनकम टैक्स पेई वकील नहीं है, उनको आयुष्मान में लेने में तकलीफ क्या है, वो दिक्कत क्या है, उनको ले लेना चाहिए। तो वकील एक उपेक्षित समाज बना हुआ है। डॉक्टरों के प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है, लेकिन वकीलों के प्रोटेक्शन के लिए न सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, न हाई कोर्ट चिंतित है, न सरकारें चिंतित है। वकील मारे जाएं, वकील गोली खाएं, वकील अपमानित हो, लज्जित हो, इसके लिए कोई प्रोटेक्शन हमारे लिए नहीं हो रहा। अधिवक्ता कल्याण की आपने एक बात कही कि फर्जी सरकारी आदेश आया है, ऐसा कुछ आपने कहा है, क्या है पूरा? मैंने ये कहा कि ये सरकारी आश्वासन मिलते रहते हैं, लेकिन सरकारी आश्वासन कभी जमीनी तौर पर नहीं लागू होते। वो एक तरह से फर्जी आश्वासन हुआ। जैसे रविशंकर जी ने इंश्योरेंस स्कीम की घोषणा तब की थी कि विचार चल रहा है, वो विचार फिर हमारे नए लॉ मिनिस्टर ने, केंद्रीय लॉ मिनिस्टर ने घोषणा कर दी। तो हर 6 महीने के बाद आप एक घोषणा करते हो, लागू क्यों नहीं करते? उसको उसमें तुरंत पैसा भी नहीं देना है इंश्योरेंस स्कीम में। हम बुढ़ों को मिलना भी कुछ नहीं है, मिलना नौजवानों को है, तो मिलता क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश सरकार का जो हमारा जो पैसा है उसका एक करीब 1.5 अरब रुपए का अगर एक कार्पस फंड बना दिया जाए तो नौजवानों का भत्ता भी मिलने लगेगा और वृद्धों को 70 वर्ष से ऊपर के वृद्धों को पेंशन भी मिलने लगेगा। तो जाता क्या है? लेकिन ये अगर आश्वासन है तो कोरा आश्वासन है, फर्जी आश्वासन है, बेकार आश्वासन है। वो उसमें आपने कहा कि जो पैसा दिया जाता है वो हमारा पैसा है, हमारे यहाँ से आता है, सरकारी ट्रेजरी से 1 रुपया नहीं आता। तो क्या है, अधिवक्ताओं के लिए क्या मांग करते हैं आप जानते हैं कि अधिवक्ता कल्याण का टिकट हम हर वकालतनामे पर लगाते हैं, हर अपनी कचहरी की क्रिया प्रक्रिया पर लगाते हैं। वो एक धनराशि इकट्ठी होती है। शासन को ही अधिकार है राजस्व लेने का, रेवेन्यू लेने का। उस अधिकार के तहत उनके पास पैसा इकट्ठा हो रहा है हमारे टिकट का, हमारे कल्याण के निमित्त ही, और वो कल्याण नहीं हो रहा है। वो पैसा वहां रखा हुआ है। सुनने में आता है कि उसको लोग डाइवर्ट भी कर देते हैं, दूसरे के मद में खर्च कर देते हैं, और कभी कभी 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया उठा के फेंक देते हैं, जो हमारे जो मृतक जो अधिवक्ता है उनके परिजनों को मिलते हैं। ये कृपा होती रहती है उनकी। ऐसा क्यों है? उसमें एक बड़ा 1.5 करोड़ रुपया निकालिए, कार्पस फंड बनाइए और योजनाएं लागू कर दीजिए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में बहस की जाती है कि साहब इसको कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट और जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट से हिट होता है। ये गलत है, सर्वथा गलत है। जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट और कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट डायस के ऊपर है, हम डायस के नीचे हैं। हमारा उनका टकराव का सवाल नहीं है। वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। हमारे काम में हस्तक्षेप वो न करें, हम उनके काम में हस्तक्षेप न करें। हमारी सीमा पर सीमा डायस के नीचे अपनी निर्धारित है, उसके अंदर हम प्रोटेक्टेड रहें बाय द पुलिस, बाय द अथॉरिटी, बाय द पब्लिक, ताकि हमारे सुरक्षित रहने से एक हमारे में विश्वास पैदा होगा। एक आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, न्यायालय में सुरक्षा होनी चाहिए, हमारा एक प्रोटेक्शन होना चाहिए, हमारी जवान पर कोई न कोई ताला न लगा सके। हम निश्चित रूप से कोई ये बात नहीं कहते कि हम अनावश्यक और अवांछनीय होकर कोई बात नहीं मांग रहे। ठीक, धन्यवाद सर। तो अभी आपने देखा श्रीनाथ त्रिपाठी जी ने कहा अधिवक्ताओं को हित के लिए 3 चीज लानी चाहिए, युवाओं को भत्ता, बुजुर्गों को पेंशन और अधिवक्ता प्रोटेक्शन भी। सुरेंद्र गुप्ता, 4th वाराणसी।